हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताइए बच्चों। ओहो, ओके भाई, जय हिंद आ गया सबका। सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, बहुत मजेदार। कहना ये निकल गया था यार, सॉरी। ये लगा रहा था। चलिए। अच्छा भाई, ये थोड़ी सी जैकेट मेरी खुली रहेगी, तो ये टशन नहीं है, ये मजबूरी है। ठीक है, और मजबूरी यह है कि ये थोड़ा कुछ हो गया है मेरे को। एक भाला वाला लग गया था एक वॉर में, तो इस वजह से। हाँ, तो ये थोड़ा सा खुला रहेगा, ये स्टाइल नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है इस पर कोई कपड़ा लगना ही नहीं चाहिए, कुछ लगाना नहीं है, इसको खुला रखना है। पर मैं इसको खुला रख नहीं पाऊँ, खुला रखूंगा तो फिर मुझे, समझ रहे हो, कैसे आना पड़ेगा क्लास में, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब वो जैकेट करके बिल्कुल हल्का हल्का टच हो रहा है, नीचे मैंने बैंडेज रख लिया। वो मुझे अलाउड नहीं था, पर क्लास का छोड़ना मुझे लगा, मेरे अस्तित्व ने अलाउ नहीं किया मुझे, तो मैं आ गया क्लास लेने। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, बस यही करोगे तुम। सर की गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया तो भाई, गर्लफ्रेंड होगी अगर, कैसी बातें करते हो? क्या बोलूं उसमें? नहीं बोलूंगा कुछ मैं। पढ़ लो। टेंसेस पार्ट टू, टेंसेस पार्ट थ्री हमने किया, नाउन्स पार्ट वन, नाउन्स पार्ट टू हमने किया ना। और आपने डीपीपी लगाई होगी, तो जरा फटाफट मुझे स्कोर बताइए ना। डीपीपी में क्या स्कोर आया आपका? हाँ, ये अच्छा लगा। देखो, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट करा है। थैंक यू सो मच सर, आपकी मेहनत जाया नहीं जाने देंगे। बस यही हम चाहते हैं, हम इसलिए आज क्लास में खड़े हैं। हम चाहते हैं, अगर मैं अपने मैनेजर को फोन करता और उनको बोलता कि मैं ऐसे ऐसे बीमार हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने मना किया है, वो कहते ठीक है सर, आप रेस्ट करिए, कोई बात नहीं है। सबको पता है, साल भर अच्छे से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना, जिंदगी में अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा एटीट्यूड खराब होता है ऐसा करने से। एटीट्यूड का मतलब है कि आपका नजरिया हमेशा एक फाइटर वाला होना चाहिए, एक वॉरियर वाला होना चाहिए ना। मुसीबत आए तो आपको लड़ते रहना चाहिए, जब तक आप लड़ सकते हैं तब तक लड़ते रहना चाहिए। ठीक है, अगर हो जाए कि भाई नहीं, अगर मैं अब लड़ूंगा तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो फिर मत लड़िए। है ना, इतना जितना आप झेल सकते हैं उतना झेलने की कोशिश कीजिए। आपकी टॉलरेंस ही बताती है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, आपकी पावर, टॉलरेंस एक इस तरह की पावर है जो आपको हारने नहीं देती, आपको चलाती रहती है। तो आपकी टॉलरेंस हमेशा बहुत हाई होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी हाई टॉलरेंस होगी ना, उतना बेहतर आप जीवन में कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप झेल पाएंगे। और अल्टीमेटली झेलना ही होता है, हर चीज में हमेशा झेलना ही होता है। जब तुम अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करते हो ना, किसी हिट बैक पे, तो भी क्या होता है, बार 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 इसको क्यों मारते हो? फिर थोड़ी हार्ड सरफेसेस में मारते हो, क्योंकि इसकी तुम टॉलरेंस बढ़ाते हो। और जिन चीजों की टॉलरेंस बढ़ जाती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो अपने टॉलरेंस पे काम कीजिए। चलिए। तो स्कोर अच्छा लग रहा है मुझे, 18, 17, 19, जिसका स्कोर है 20 ऑन 20 भी कुछ बच्चों का स्कोर था। तो दैट इज ग्रेट, वो बहुत बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं है ना। 15 से नीचे है तो थोड़ा उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो कैब एक दिन में तैयार नहीं होती, वो कैब की टेंशन नहीं ले रही है, वो कैब अभी आपको बिल्ड करनी है। ठीक है, तो आपका वो कैब रजिस्टर फिल होता जाना चाहिए, भरते रहिए, उससे भरते रहिए, सीखते रहिए, है ना, बेहतर हो जाएगा। प्रोनाउंस में आज आप मेरे साथ जानेंगे कॉन्सेप्ट्स, इस पे लगाएंगे क्वेश्चंस और कुछ वोकैबलरी भी। ठीक है जी।
ठीक है, एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा बताओ उस पर क्या क्या गलती हुई है। लगाना जरा इसमें, लेट्स सी क्या आंसर आता है आपका। फॉर यू एंड मी देर इज नथिंग दैट कैन बी चेंज्ड। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, कोई भी गलती नहीं है। और पहले क्वेश्चन पे ही आपने पटकी खा ली, और मैं समझ रहा हूं कि आपने क्या किया होगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने यहां पे मी की जगह आई कर दिया होगा, है ना, पर ऐसा नहीं है। चलो एक सेंटेंस और देता हूं। लगाओ, इट्स मी हु नेवर लेट यू डाउन। पानी पीते रहना, ठीक है। मेरी कॉल है 2 मिनट में। पानी आपको पीते रहना, आपको अच्छा लगेगा। और यार कमरे को ठंडा रखिए, ठीक है। मैं आपको 6 बजे के आसपास कॉल करूंगी, कुछ खाना तो, ठीक है। और एक और पटकी आ गई आपको, तो कोई बात नहीं। और इस बार बहुत सारे बच्चों ने डी लगा दिया। ठीक है, तो भाई डी नहीं था इस बार आंसर। इस बार यहां पे मी नहीं आएगा, इस बार यहां पे आई आएगा। यही तो खेल है, जहां तुम आई लगा रहे हो वहां मी आ रहा है, जहां तुम मी लगा रहे हो वहां पे आई आ रहा है। कैसे होगा ये? बहुत सारे प्रोनाउन है तुम्हारे पास, आई वी यू दे ही शी इट, सब में कंफ्यूजन हो जाता है, इतने सारे हैं। विच, दैट, समवन, एवरीवन, नो वन, नन, नाइदर, नॉर, आइदर, और भी बहुत सारे प्रोनाउन है। ठीक है, कैसे करें इतने सारे प्रोनाउन। तो जब लाइब्रेरी में हमारी बहुत सारी बुक्स होती हैं तो हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी को कैटेगराइज कर देते हैं। जब लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं तो हम लाइब्रेरी को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है कि हम क्या करेंगे, हम सारे प्रोनाउन को कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखो, ये जितने भी प्रोनाउन हैं सबसे मेन वाले, सबसे आसान वाले जो तुम्हें लगते होंगे, जो तुम समझते होगे, वो होते हैं ये वाले, आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, वन, या हु। सबसे कॉमनली जिसे आप जानते हैं
ये वाले क्यों जानते हैं? आप जानते हैं क्योंकि ये वाले कहलाते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव भी कह सकते हो उन्हें, और इन्हें आप सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। दूसरे वाले होते हैं ऑब्जेक्टिव। जब आई का बन जाता है मी, वी आई का बन जाता है मी, वी हो जाता है अस, यू ही रहता है, दे देम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, इट का इट ही रहता है, और वन का वन ही रहता है, और हु का हुम हो जाता है। ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है? ये सारे के सारे कहलाते हैं एक्यूजेटिव, या फिर ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ऑब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, सब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव कह लीजिए। इसके बाद आते हैं तीसरे वाले प्रोनाउन, जिसमें हो जाता है भैया माई, एक इसकी बहन माइन, आर और इसका भाई आर्स, योर और इसकी मम्मी योर्स, फिर देयर और देयर्स। सिंपल। हर और हर्स। हिम बेचारा अकेला रहता है, हिज हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, वन का वंस हो जाता है, और हुम का हुज हो जाता है। ऐसे वर्क करता है। तो ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और ये तीसरा वाला कौन सा है? पजेसिव। पजेसिव। ठीक है। पजेसिव केसेस के बाद जो अगला केस आपके पास आता है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव, जिससे आप एम्फेटिक भी होते हैं। एम्फेटिक ये कौन से हो जाते हैं भाई? ये हो जाते हैं सेल्फ वाले, जैसे माई सेल्फ। इसी तरीके से ये और सेल्फ भी देखेंगे कहीं कहीं, और सेल्फ भी देखेंगे कहीं कहीं। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, देम सेल्फ भी होता है, देम सेल्फ भी होता है। ये सीधे हर सेल्फ होता है, ये वाला सिर्फ हिमसेल्फ होता है, ये वाला इट सेल्फ, वन सेल्फ, और हु गरीब है, इसका कोई नहीं है। ठीक है। तो पहले ये वाले प्रोनाउन समझ लेते हैं। अगर हम ये समझ लेंगे तो एक ही बार में 40-50 प्रोनाउन हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे हाउ डू दे वर्क। तो देखो मुद्दे की बात क्या है, जो सब्जेक्टिव वाले ना, इनके बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। whenever a pronoun is used as a subject, it should be in its subjective form. जब भी प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वो हमेशा अपने सब्जेक्टिव, whenever a pronoun is used as a subject in a sentence, it should always be in its सब्जेक्टिव फॉर्म। कभी भी किसी सर्वनाम का इस्तेमाल अगर किसी कर्ता के रूप में किसी वाक्य में होता है तो वो हमेशा अपने कार्तिक रूप में आता है या सब्जेक्टिव रूप में आता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो अब तुम कहोगे मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है? तो बहुत आसान है भाई। अभी तक क्या सीखते आ रहा हो मेरे साथ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लगती है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। देखो कुछ लिख के दिखाता हूं तुम्हें। आई विल kill him, she can beat them, they have to pay us,
वी आर सपोर्टेड बाय हर। ठीक है, इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए। इनमें मैंने दोनों लिखे हैं, इसमें मैंने सब्जेक्टिव भी लिखे हैं और ऑब्जेक्टिव भी प्रोनाउन लिखे हैं। अब आप ये वाला वर्ब देखिए, ये वर्ब देखिए, ये वर्ब देखिए, ये वर्ब देखिए, ये वर्ब देखिए। बस आपको ये सोचना है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया है। तो ये वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग ही तो आया है। क्योंकि ये वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग आया है तो ये सारे के सारे कौन बने, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव हैं। इसीलिए ये आई, शी, दे, वी आपको कौन सी लिस्ट में मिलेंगे? आई, शी, दे, वी कौन सी लिस्ट में? सब्जेक्टिव लिस्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज हुए, इनके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है। जब किसी भी चीज के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो ये पहचान है इनमें से कोई होगा। ये कभी सब्जेक्ट नहीं होता, ये तो कभी नहीं होता सब्जेक्ट, है ना। जब इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तब ये सब्जेक्टिव होगा। ये बात तुम्हें समझनी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव हुआ। अब देखो इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगी, ये देखो ये सारे के सारे कौन है? ऑब्जेक्टिव है। कैसे जाना ऑब्जेक्टिव है? भाई इनके अकॉर्डिंग कोई वर्ब ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे एक्शन पास ओवर होता है। जैसे शी आई विल किल, किसे बताना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट चाहिए ना कोई, किसको? हिम, ये होता है ऑब्जेक्ट। जैसे शी कैन बीट, किसे? देम, तो ऑब्जेक्ट बना रहा है। दे हैव टू पे, क्या? वी नहीं लिख सकते यहां पे, अस। वी आर सपोर्टेड बाय, शी नहीं लिख सकते, हर, क्योंकि शी सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर आया सब्जेक्टिव तो उसके लिए वर्ब होगी। वहां पे वर्ब जिसके लिए उसके लिए आप सब्जेक्टिव मानेंगे और ऐसे यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसे इस तरीके से यूज कर लेंगे ना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दोनों लिस्ट आपको समझ में आ गई। इसका इस्तेमाल जब सब्जेक्ट की तरह होगा, इसका इस्तेमाल जब ऑब्जेक्ट की तरह होगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों सेंटेंस में क्या हुआ। इट्स मी हु नेवर लेट यू डाउन। तो भाई ये लेट किसके लिए आया है? इसका वर्ब, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इट्स, ये जो इट इज हो गया, ये तो हो गया इट, और इट के लिए आ गया इस। ये बात पूरी हो गई, इट इज। अब ये जो आया है ये लेट किसके लिए आया? इसका वर्ब कहाँ है? लेट यू, यू के, यू तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो ऑब्जेक्ट है। कौन लेट करेगा, कौन अलाउ करेगा? कौन? ये, इसलिए यहां पे मी नहीं आएगा, इसलिए यहां पे आई आएगा। आई हु नेवर लेट यू डाउन। बस इसकी वर्ब थोड़ी दूर लगी है इसलिए तुम समझ नहीं पाते, समझ रहे हो? तो यहां पे ये जो आई है सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये इसकी वर्ब है। किसकी वर्ब है? इसकी वर्ब है, इसलिए यहां पे आई आएगा। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत हो गई है? भैया देखो यहां पे लिखा है इस, और ये इस किसके लिए आया है? नथिंग के लिए आया है। देर इज नथिंग दैट कैन बी चेंज्ड। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं देयर आर थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड, तो मजेदार बात जानते हो क्या होगी? जब आपने कहा देयर आर थिंग्स, यहां पे थिंग्स कहा तो यहां पे आर हो गया। यहां पे नथिंग कहा, नथिंग सिंगुलर होता है तो यहां पे सिंगुलर वर्ब आई। तो ये आर किसके लिए आ रहा है? बेसिकली थिंग्स के लिए आ रहा है। ये इस किसके लिए आ रहा है? बेसिकली नथिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। और फॉर यू एंड मी, भाई मी के लिए कोई प्रेपोज, मी के लिए कोई वर्ब ही नहीं है, यू के लिए कोई वर्ब ही नहीं है। आप कहना चाह रहे हो देयर इज नथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, और आगे ऐड कर दो फॉर यू एंड मी। बस इस सेंटेंस को थोड़ा सा कलाकारी से लिखा और यू एंड मी पहले लिख दिया और आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको लगता है आई हमेशा पहले आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फॉर यू एंड मी। दूसरी चीज एक और याद रखोगे इसमें, क्या? आफ्टर preposition use objective or possessive case। सब्जेक्टिव आ ही नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव या फिर पॉजेसिव केस आता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस इसमें आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? फॉर प्रेपोजिशन है तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से सही कर सकते थे। एक तो भाई प्रेपोजिशन है तो दोनों ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव ना, और ये आई का मी होता है, ये आपने लिख दिया। एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे कि इसके लिए कोई वर्ब ही नहीं है। अगर इसके लिए कोई वर्ब होती, ठीक है, तो हम इसको
आई ही करते। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गई ये वाली बात? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है? जल्दी से बता दो चीते की फुर्ती के साथ। वन का पॉजिटिव वंस होता है, मैंने लिखा है, देखो लिस्ट, देखो लिस्ट में सब है। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं भाई हम अगले पड़ाव पे। हमारा अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है एक और चीज। ये जितने भी वर्ब्स होते हैं ना, कौन से वाले? गेट, मेक या लेट, इसके बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव या फिर पॉजिटिव ही लगा सकते हैं। तीनों के बाद, लेट, मेक और गेट के बाद। आओ कुछ सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शी डिडंट लेट मी कंप्लीट, डोंट गेट हिम रॉन्ग, आई वुड मेक देम पे। ठीक है, ये दिक्कत है भाई। तो आपने देखा, मेक देम पे, गेट रॉन्ग, सॉरी, मेक के बाद देम, गेट के बाद हिम, लेट के बाद मी, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इनके साथ भी एक छोटा सा रूल था जो मैंने आपको बता दिया। बस याद रखने वाली बात है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना इस पे। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव भी आगे दिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? ऑब्जेक्टिव में इतनी ही कहानी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, अब तुम सोच रहे हो सर ये दो दो कैसे हैं, इधर वाले अलग इधर वाले अलग। तो भाई ये प्योर है, प्योर प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव तो दोनों ही हैं, पर ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये वाले, ये एडजेक्टिव है। और इन वालों की चिंता ही नहीं करनी है जो बचे हुए हैं। ये पॉसेसिव प्रोनाउन भी एडजेक्टिव भी है। जहां प्रोनाउन की तरह चाहो प्रोनाउन की तरह यूज कर लो, एडजेक्टिव की तरह चाहो एडजेक्टिव की तरह कर लो। अब सवाल ये सर, मतलब कहना क्या चाहते हो? एडजेक्टिव प्रोनाउन पढ़ाते पढ़ाते एडजेक्टिव में कैसे आ गए? भाई एडजेक्टिव कौन होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, जिसकी हमें बताना पड़ती है विशेषता। हम विशेषता बताते हैं, विशेषण यही तो होता है, काला गोरा पीला हरा गुलाबी, विशेषण होता है। तो विशेषण अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ हमेशा एक संज्ञा आती है ना। सो वी ऑलवेज नीड अ नाउन विद एन एडजेक्टिव। तो हमें उस एडजेक्टिव के साथ नाउन चाहिए। तो ये बेचारे अकेले आते ही नहीं है, इनको हमेशा अपने साथ, हमेशा अपने साथ एक नाउन लेते हैं। जैसे आओ दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा माई इज ब्यूटिफुल, हर was small,
देयर अब जरा आप इन सेंटेंसेस को देखिए, इनका कोई मतलब निकल रहा है कोई? माई इज ब्यूटीफुल, अबे क्या, ये तो बताया ही नहीं क्या। ऐसे ही हर वॉज स्मॉल, कोई मीनिंग नहीं है, इनकम्प्लीट है ये। तो इनको आपको मीनिंग देने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, एक नाउन। जैसे मैंने कहा माई हाउस इज ब्यूटीफुल, माई हाउस इज ब्यूटीफुल। तो यहां पे हाउस क्या बता रहा है? माई, मेरा, क्या, घर, हाउस इज ब्यूटीफुल। नाउन चाहिए, अब इसका मीनिंग आ गया। किसी ने कहा माई हाउस इज ब्यूटीफुल, तो तुमने पढ़ के कहा सो इज माइन, मेरा भी। अब जब तुमने कहा माइन, तो ये क्या है? ये है पजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इसको नाउन चाहिए होगा, इसको नाउन नहीं लिखना है। तुम ये नहीं कह सकते सो इज माइन हाउस, नहीं कहना। जैसे क्लास में अक्सर होता था, टीचर पूछते थे हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, तुम कहते सर इट इज माइन, या इट इज माई पेन। जब माई कहोगे तो नाउन लगाओगे, माइन कहोगे तो नाउन नहीं लगाओगे। ऐसी हर, जैसे मान लीजिए आपने कहा हर कार वॉज स्मॉल, हर कार इज स्मॉल, देयर्स इज बिग, उनकी बड़ी है। अरे किस चीज की बात हो रही है? कार की बात हो रही है। जब आपने कहा हर कार वॉज स्मॉल, उसकी गाड़ी छोटी थी, देयर्स इज बिग, उनकी बड़ी है, क्या, गाड़ी की बात हो रही है। यहां नाउन मेंशन होगा, यहां नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रोनाउन हम तभी यूज करते हैं ना जब हमारे पास ऑलरेडी नाउन यूज हो चुका होता है या अंडरस्टूड होता है। तो इसे भी ऐसे यूज करेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी नाउन अंडरस्टूड होगा। जैसे देयर सक्सेस हैज बीन ग्रैंड, उनकी सक्सेस बड़ी जबरदस्त रही है। हर्स वॉस अ डैम्प स्क्विड। डैम्प स्क्विड का मतलब होता है फीका पटाखा। ऐसा पटाखा कहते हैं ना, सील गया, तुम बम लेके आए दिवाली पे फोड़ने के लिए, कोई क्रैकर लेके आए, हो गया वो, हटा नहीं। तो डैम्प स्क्विड। तो हर्स वॉज अ डैम्प स्क्विड, तो उसका क्या था? उसका सीला हुआ है। उसकी सक्सेस बड़ी ग्रैंड थी, उसकी सक्सेस सीली हुई थी। ठीक है, इट्स लाइक तुमने कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, बहुत शानदार, लेकिन उसके बाद वो बिजनेस ही खत्म हो गया। जब तुम दुनिया को बताने वाले थे कि मैंने इतना बड़ा कर लिया है, देखो मैंने कमाना शुरू किया है, तभी बिजनेस, वो बिजनेस ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये इधर वाले कैसे यूज होंगे और इधर वाले कैसे यूज होंगे। आगे बढ़े हम। अब आते हैं इधर वालों पे, भाई सेल्फ वाले। ये एक तो होते हैं एम्फैटिक और ये एक होते हैं रिफ्लेक्सिव, इन दोनों में डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव जो होता है सिर्फ इसका एक ही काम होता है, ये मैं लिख देता हूं। रिफ्लेक्सिव का क्या काम होता है? पहले एम्फैटिक का लिखता हूं। एम्फैटिक इज यूज्ड फॉर एम्फेसाइजेशन। सिर्फ जब आप एम्फेसाइजेशन करना चाहते हैं, सिर्फ आप किसी बात को जोर दे के कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा आई विल डू इट माई सेल्फ, शी कैन गो हर सेल्फ।
या फिर he has to pay himself। तो इसमें अगर आप हिमसेल्फ हरसेल्फ और माई सेल्फ हटा भी देंगे थोड़ी देर के लिए, सोचिए कि ये नहीं है, कुछ असर पड़ा सेंटेंस में? सेंटेंस तो अब भी पूरा का है। आई विल डू इट, सेंटेंस सही है। शी कैन गो, अब भी सेंटेंस सही है। ही हैज टू पे, अब भी सेंटेंस सही है। सेंटेंस दोनों ही केसेस में सही है। तो एम्फेटिक इज यूज फॉर एम्फेसाइजेशन, और इसके बिना भी सेंटेंस सही होता है। ठीक है, इसके बिना भी सेंटेंस सही होता है। अब जब आपने इसके अंदर क्या किया कि भाई आपने ये लगा दिया, तो अब यहां पे सिर्फ एम्फेसाइज, भाई खुद पे करना है ना, उसको ही पे करना है, वो खुद चली जाएगी। मैं ये खुद अपने आप कर दूंगा। दूसरी बात, इसकी जो बेहतरीन जगह होती है लिखने की, वो ज्यादा बढ़िया तरीका इसका ये है, आई माई सेल्फ विल डू इट, ये ज्यादा बढ़िया तरीका है। शी हर सेल्फ कैन गो, वो खुद जा सकती है। ही हिमसेल्फ हैज टू पे। तो जब भी एग्जाम में दोनों में से एक चूज करना पड़े तो ये वाला ज्यादा बढ़िया तरीका है ये, और तरीका सही है, एकेडमिक्स में ये यूज होता है। ये हम स्पोकन इंग्लिश में यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गलत नहीं है पर गलत है। ठीक है, अगर बहुत ही कोई एकदम ग्रामर के पंडित होकर तुम्हें बोलना है, यू वांट टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्पीक इन दैट वे, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली फाइन, पीपल यूज इट, बट दिस वन इज एकेडमिकली करेक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े हम। रिफ्लेक्सिव समझें क्या? रिफ्लेक्सिव, अब हम पढ़ेंगे खतरनाक चीज, रिफ्लेक्सिव। तो भाई देखो, एक बात याद रखो, जो रिफ्लेक्सिव होते हैं ना, ये होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना, ये वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं किसके? वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्सिव, वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कौन सी वर्ब्स होती हैं? ये अक्सर वर्ब्स होती हैं आपकी ट्रांसिटिव, जिनको ऑब्जेक्ट्स चाहिए होता है, जिनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, ऑब्जेक्ट के बिना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई enjoyed a lot, बहुत कॉमनली लोग ये सेंटेंस बोल देते हैं, बस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो रॉन्ग। लोग बोल देते हैं he absented yesterday, अक्सर लोग बोल देते हैं, गलत है भाई सेंटेंस। अभी समझेंगे कैसे। या फिर she adapted according to the village, देखने में सही लग रहा है पर सेंटेंस गलत है। अब समझिए क्यों। जब आपने कहा आई एंजॉयड, तो बताना पड़ेगा ना क्या एंजॉय किया, भाई बताओ क्या एंजॉय किया। तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे आपने मान लीजिए कहा आई एंजॉयड द मूवी अलॉट, आई एंजॉयड द फूड अलॉट, आई एंजॉयड द क्लास अलॉट। कुछ ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होगा, और अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, अगर आप कहना चाह रहे हैं भाई मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत मजा कर, तो तुम्हें कहना पड़ेगा आई enjoyed
माई सेल्फ अलॉट, और इसलिए ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। अगर नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। तो या तो ऑब्जेक्ट लगाओ या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ, दोनों में से एक चीज। अगला देखिए, ही एब्सेंटेड यस्टरडे, उसने एब्सेंट कर दिया कल। क्या एब्सेंट कर दिया बताना पड़ेगा। तो आप या तो बोलो ही एब्सेंटेड दी डॉक्यूमेंट्स, ही एब्सेंटेड माई फाइल्स, ठीक है, ऐसा कुछ, या ही मिसप्लेस कर देना, एब्सेंट कर देना, वो वाला सेंस आएगा। नहीं तो आपको कहना पड़ेगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ यस्टरडे। तो या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ या फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। ऐसे ही शी अडेप्टेड, मान लो लड़की की शादी हो गई गांव में, तो लड़कियों को ने सोचा था पहले ही कि अमीर लड़का चाहिए, बाकी कुछ नहीं देखा है, आराम से रहूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे, एसी चलता रहना चाहिए, ठीक है, खाना वाना बनाना पड़ेगा, सॉलिड खाना बनाऊंगी, 2 4 5 घंटे का काम तो इंसान जीवन में करेगा ही ना, इतनी तो एक्टिव मैं हुई, बाकी अपनी सुंदरता का ख्याल रखूंगी, खूब खाऊंगी ना। अब आ तो गई गांव में, लेकिन शादी हो गई, गांव में क्या करे, तो कोई बात नहीं है, समझदार लड़की थी, शी अडेप्टेड। अब या तो ये बताओ उसने क्या अडेप्ट किया, शी अडेप्टेड हर वेज, अपने तरीके, हर लाइफ स्टाइल, हर ईटिंग हैबिट्स, भाई खूब बर्गर पिज्जा खाती थी, गाँव में नहीं मिल पा रहा है, तो शी अडेप्टेड हर वेज, हर लाइफ स्टाइल, हर ईटिंग हैबिट्स, कुछ भी कह सकते हैं, या शी अडेप्टेड, या फिर आप लिख सकते हैं शी अडेप्टेड हर सेल्फ, कैसे, अकॉर्डिंग टू द विलेज। अब मैं आपको और भी ऐसे वर्ब्स लिखवा देता हूं जिनके साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली कंडीशन आती है, जिनके साथ या तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाश तो पूछिए। अभी देखते हैं डाउट। चलो भाई, ये वाला समझ नहीं आया अब यार, ये कि ये वाला कौन सा है। अच्छा, अब तो बहुत आगे निकल गए भाई। इसमें आई माई सेल्फ enjoyed अ लॉट हो, ये तो मैंने बता दिया, पजेसिव एंड रिफ्रेसिव बोथ आर करेक्ट। करेक्ट, भाई मजे लेते हो क्या मेरे से तुम, करेक्ट से क्या मतलब है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं वो, है भगवान, है हैबिट्स की स्पेलिंग, अच्छा क्या हो गया हैबिट की स्पेलिंग में, ईटिंग हैबिट्स लिखा था मैंने, सही तो है, ईटिंग हैबिट्स, HABITS,
सर इस पे सवाल कैसे बनेगा ये आगे देखेंगे सर, प्लीज़ रिपीट वंस मोर। सर ही वॉज एब्सेंटेड इन द क्लास यस्टरडे। अब ये वाला सही है ना, ये पैसिवली यूज हुआ है, ही वॉज एब्सेंटेड इन द क्लास। ठीक है, ये पैसिवली यूज हुआ है। और ये ही वॉज एब्सेंटेड नहीं होगा, हम सिर्फ ये लगे ही वॉज एब्सेंट इन द क्लास। ही वॉज एब्सेंटेड गलत हो जाएगा, ही वॉज एब्सेंटेड एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। उसका मतलब हो जाएगा उसे एब्सेंट करवा दिया गया, ऐसा कुछ जो गलत है। बस ये एक ही डाउट था और कोई डाउट नहीं था। कैन आई राइट अ लॉट आई इंजॉयड माई सेल्फ। अ लॉट आई इंजॉयड माई सेल्फ, क्यों भाई ऐसे मजे क्यों ले रहे हो? टांस, टांस देख रहे हो, टांस, ये हमें नहीं पता कौन सा होता है टांस। के फ्यूचर में जो टेबल दी है उसमें कुछ मिस्टेक है, प्लीज़ उन्हें सही करें। या ठीक है, पहले तो टांस देखेंगे, टांस क्या है, बाकी का हमें कंटेंटिंग दिख रही है। रीडिंग कहाँ से करें, कहीं से भी कर लो यार, कुछ भी पढ़ लो। आप क्या सोच रहे हो रीडिंग वीडिंग है? एस देयर्स के साथ क्यों नहीं आया? सर देयर्स के साथ आर क्यों नहीं आया, इस क्यों आया? अच्छा कहाँ आया, कौन है देयर्स? अच्छा कहाँ है देयर्स, देयर्स इज बिग। क्यों भाई, देयर्स का मतलब क्या है? उनका, किस चीज की बात हो रही है? कार, उनकी बड़ी है, कौन? कार, उनकी कार बड़ी है, कार तो एक ही है। अगर कार्स होता ऊपर तो यहाँ पे आता ना, वो प्रोनाउन पजेसिव है, उसके साथ जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अगर मैं कहूँ माई शूज तो आर हो जाएगा, और अगर मैं कहूँ माई पेन तो इस हो जाएगा। यही तो गलती है बेटा, रीडिंग कर लिया करो। सर चिपका के ना लिखें भाई, चिपका के ही आता है लिखना। सर फॉर्म कैसे भरें ये हमें खुद नहीं पता, हमने आज तक जीवन में कोई सरकारी फॉर्म नहीं भरा है। सर इसमें इट्स विदाउट एप्रोप्रोसी क्यों नहीं, देखो भाई फॉर्म कैसे भरें ये सब ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब बना दी गई हैं तुम्हारे लिए, थोड़े से एक्टिव रहा करो। सर इसमें इट्स विदाउट एपोस्ट्रॉफी वाला क्यों आया, किसमें, कहाँ है एपोस्ट्रॉफी? एपोस्ट्रॉफी काहे लगाते हो, क्यों लगाते हो? पोजेशन के लिए तो लगाते हो। तो यहाँ पे ये वर्ड ही पोजेशन बता रहा है, डबल डबल पोजेशन क्यों दिखाओगे? पोजेशन नहीं लगाते हैं। दिस इज़ माई पेन सही है। सर मेरे स्कूल में अभी 12th की मार्कशीट ना, मैं क्या करूं भाई इसमें? सर क्या इसको लिख सकते हैं? सर पोइट्री में रूल काम नहीं करते कभी कभी तो। वो इंग्लिश वैलिड है क्या? अबे शायरी है वो, तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है, तुम सीधी नहीं समझ पा रहे हो। वो उनके लिए है जो इंग्लिश में किसी लेवल पे पहुंच गए हैं, अब वो शायरी समझेंगे। समझ पा रहे हो, शायरी सबके लिए थोड़ी होती है। और टाइम खराब करूं या काफ़ी है बताओ? और पढ़ लूं डाउट, बता दो मुझे, मैं तो डाउट पढ़ता रहूंगा जब तक तुम कहोगे। नहीं पढ़ाऊंगा आगे, डाउट पढ़ता रहूंगा तुम्हारे सॉलिड डाउट। यही तो करते हो तुम, टीचर सॉलिड पढ़ा रहा होता है पर तुम्हें चाहिए होती है चरस। तुम्हारा ऐसा काम नहीं चलता कि पढ़ा कैसे रहना, लिखे जा रहे हो डाइट पढ़ लो, एक डाउट नहीं तुम्हारा। अपना टाइम खुद बर्बाद करवाते हो भाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। और बताओ, और डाउट पढ़े हैं? काफी हैं। एनडी लिख दो अगर और डाउट नहीं है तो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया मैंने क्लियर क्या किया तुम्हें, जो तुम्हारे डाउट एकदम खत्म हो गए। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो भाई वो वाली वर्ब्स लिख लेते हैं जिनके साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अक्सर आपको यूज होते हुए देखेंगे। एक्वेट, रिकंसाइल, एब्सेंट, ब्राउड, अडेप्ट, अवेंज, एडजस्ट, एम्यूज, रिजाइन,
एक्सर्ट या फिर अप्लाई, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक्सर्ट और अप्लाई दोनों का। ठीक है, दैट्स इट। इसमें से किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो मेरे से पूछ लो। इनके बाद या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। जस्ट सबके मतलब बता देता हूँ भाई, बिल्कुल रीडिंग नहीं करते हो तुम लोग। देखो भाई, एक्विट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना। एक्विट का मतलब होता है टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट। रिकंसाइल का मतलब होता है किसी से सहमत हो जाना, तो अग्री कर जाना, सहमति देना। एब्सेंट पता है, ये प्राउड की जगह प्राइड लिख लो, क्योंकि प्राइड वर्ब होता है, प्राउड एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है प्राइड। अडेप्ट का मतलब चेंज होता है। अवेंज का मतलब होता है टू फाइट फॉर अदर्स या फिर राइट कॉज के लिए। जैसे आपने मूवी देखी होगी एवेंजर्स, तो उन्हें एवेंजर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दूसरों के लिए लड़ते हैं, है ना, अपनी जान देते हैं या लड़ते हैं, लहू लुहान होते हैं फॉर अदर्स। तो टू फाइट फॉर अदर्स वो एवेंजर्स होते हैं। एडजस्ट पता है, एम्यूज का मतलब एंटरटेन होता है, अम्यूजमेंट पार्क होते हैं ना। एक्सर्ट का मतलब अप्लाई होता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ सकते हैं। शेल वी मूव फर्दर, आगे बढ़े। एडिप्ट स्किलफुल होता है। हाँ, इसमें आप अवेल भी लिख सकते हैं, AVAIL पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अवेल लगभग सारे ही ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, पर जिन पे क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको अलग से दिखा दिए हैं यहाँ पे। हम्म, तो क्या क्या पढ़ा दिया भाई तुम्हें? बहुत पढ़ा दिया, अरे बहुत पढ़ा दिया। प्रोनाउन समझ में आ गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक सारे समझ में आ गए। सबसे रिलेटेड तुम्हें रूल समझ में आ गए। रिफ्लेक्सिव की तुम्हें लिस्ट दे दी। ठीक है, अब एक और मजेदार बात जान लो। देखो भाई, ये जितने भी होते हैं ना, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, बहुत सारे जितने भी हैं, जो भी एवरी के साथ, बडी के साथ आते हैं या फिर वन के साथ आते हैं ना, ईच भी आ गया इसमें, ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे के सारे मेरे बच्चे कहलाते हैं क्या? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो भाई, इनडेफिनिट प्रोनाउंस का क्या मतलब होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है कि पता नहीं कौन, सारे, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, इनडेफिनिट होता है। इनके साथ मजेदार चीज क्या है जो याद रखने वाली है, कि ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। जैसे someone has lost
हिज कीज। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। तो बच्चे को क्या करना है ना, ये हिज नहीं आए, वो सॉरी ये हिज ही रहेगा, यहां पे देयर नहीं हो सकता, या फिर एवरीवन wants their money back, so it should be his। अगर देखो अंडरस्टूड है कि सारी लड़कियां हैं, पहले लिखा हुआ है वी वर इन दी गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल एंड एवरीबडी wanted to have a separate room for themselves, तो बच्चों ने ऑप्शन में हिमसेल्फ कर दिया। तो हिमसेल्फ नहीं करना, तब हर सेल्फ करना है। तो पता है सारी लड़कियां, जब कंफर्म नहीं है ना, और या फिर आपको लग रहा है लड़कियां लड़के मिक्स हो सकते हैं इसमें, तो आपको हिस का इस्तेमाल करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस तड़प रहे हैं अब। हाँ ये हम कर सकते हैं कि इस पे वीडियो बना देंगे ऋषभ, कोई बात नहीं है कि एनडीए का फॉर्म कैसे भरते हैं, इस पे एक वीडियो के लिए हम बात कर लेते हैं, अभी बोल देते हैं। दो मिनट में ही बात कर लेता हूँ मैं। तो बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा तुम्हें, अंदर के और बाहर के सारे काम करा रहे तुम्हारे। देखो भाई ऐसा है कि एक ओटीआर वाला जो सिनेरियो है, अभी मेरी बात हुई मैनेजमेंट से तो उन्होंने बताया जो ओटीआर वाला सिनेरियो है उस पर ऑलरेडी उन्होंने एक वीडियो बना रखी है, पर तुम्हारे प्यार में इसी वीक में एक वीडियो और बना दी जाएगी। अब देखो ऐसे ही कोई वीडियो नहीं बनती है, उसके पीछे टीम होती है, रिसर्च वर्क होता है, तो आज ही से लग जाएंगे, कल तक सारा काम हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक आपके पास एक ऐसी वीडियो आ जाएगी, हाउ टू फिल एनडीए फॉर्म, है ना, कैसे। ठीक है, और कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाऊं भाई, पढ़ाने दो यार, टीचर का काम पढ़ाना है, कौन से काम पे लगा देते हो मेरे को तुम।
है ना, आगे बढ़ू मैं। बस चलो भाई, ये बंद करने का, आगे बढ़ने का, ऑल द बेस्ट, क्वेश्चन लगाने का, भमोड़ देने का सारे क्वेश्चन आज, ऑल द बेस्ट। आसान टॉपिक होता है ये, अगर तुम पढ़ लो ना प्रोनाउन ढंग से तो इसके क्वेश्चन गलत ही नहीं होते। एक ये है, एक कंडीशनल सेंटेंसेस है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं अगर तुम ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन गलत ही नहीं होता। बिटवीन यू एंड आई देयर आई थिंक ही इज द बेस्ट कैंडिडेट। तो भाई जब बिटवीन कह रहा है और हम सब जानते हैं प्रेपोजिशन है तो मी ही तो होगा, आई थोड़ी होगा। आंसर इज ए। और 72% ने करी बहुत ही अच्छी शुरुआत। देखते हैं कि ये बढ़त जो इन्होंने हासिल की है बनी रहती है या नहीं। लेट दे गो इफ दे आर डिटरमिन टू परस्यू देयर ओन पाथ। तो लेट देम इंपेरेटिव सेंटेंस है, मेंशन करो ना करो, यहाँ पे यू है, यू है इसका सब्जेक्ट, यू लेट देम गो। तो आंसर हो जाएगा ए। 2% की बढ़त थोड़ी सी इनकी कम हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एट द साइट ऑफ हिम अप्रोचिंग द रॉबर्स फ्लीड इन। अब देखो अप्रोचिंग क्या है, अप्रोचिंग है जीरंट। और भाई अगर जीरंट से पहले कुछ लगा होता है तो वो याद रखो क्या होता है। अगर जीरंट से पहले कुछ लगा होता है तो वो हिज हो सकता है, मतलब पजेसिव प्लस जीरंट होता है, ये बात याद रखिए। जैसे माई मदर डजन लाइक हिम कमिंग माई होम। तो अगर मैं इसका मतलब समझू तो इसका मतलब है माई मदर डजन लाइक हिम, मेरी माँ को वो पसंद नहीं है। पर मैं ये थोड़ी कहना चाह रहा हूँ उसका आना पसंद नहीं है मेरे घर, ऐसा नहीं वो पसंद नहीं है। मम्मी कहती है बाहर मिल इससे, कोई दिक्कत नहीं है। हिज कमिंग, इसका आना, तो हिज प्लस कमिंग, ठीक है। आई लाइक I like them doing charity. So I like their doing charity. मुझे पसंद है उनका चैरिटी करना। इस तरीके से ऐसे ही यूज हुआ एट द साइट ऑफ हिज,
है ना, अप्रोचिंग। जब ये देखा गया, साइट का मतलब है देखना, जब ये देखा गया किसके द्वारा, रॉबर्ट्स के द्वारा, कि वो आ रहा है, रॉबर्ट्स भाग के, अरे भाई पुष्पा पुष्पा, झुकेगा नहीं, है ना। That's it. आगे बढ़े, डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट समझाया इसलिए कह रहा हूं, डाउट है तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाँ मजेदार क्वेश्चन है। ये तो भाई बहुत रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा बच्चा इसे कर पाएगा, बहुत अच्छा बच्चा इसको कर पाएगा भैया, हा हा हा। आंसर हो जाएगा इसमें आई, और मुझे उम्मीद थी एक शानदार पटकी की, और वो एक पटकी आई है, आई। अब समझिए क्यों, समझना जरूरी है क्यों। देखो भाई, ये बात हो रही है कंपैरिजन की, और जब कंपैरिजन होता है तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा, आई लव हर मोर देन हिम। ये हर का कोई नाम मान लेते हैं, मान लो हर का नाम है शीला। आई लव हर मोर देन ही। कहानी बदल गई। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, आई लव हर, मैं उसे ज्यादा प्यार करता हूं, मोर देन ही, इतना ये भी नहीं करता। तो इसका जो लास्ट में ही लगा ना, तो इसके लिए एक अंडरस्टूड सब वर्ब है, ठीक है। मोर देन ही डज, इतना वो भी नहीं करता जितना मैं करता हूं, ये कहना चाह रहा है। और ये वाला सेंटेंस क्या करे, आई लव हर मोर देन हिम, का मतलब है मैं शीला को भी प्यार करता हूं। और ये जो हिम है, इसका नाम मान लो कुछ रख लेते हैं रवि, मैं रवि को भी प्यार करता हूं, पर मैं शीला को ज्यादा प्यार करता हूं। इससे, रवि से, मैं दोनों को प्यार करता हूं। यहां पे सब्जेक्ट मैं हूं, करने वाला मैं हूं सिर्फ, इससे भी कर रहा हूं, इससे भी कर रहा हूं, इससे ज्यादा कर रहा हूं। यहां कह रहा है आई लव हर, यहां पे करने वाला मैं हूं, लेकिन ये भी हो सकता है किससे, इससे, है ना। तो मैं भी प्यार करता हूं ये से, आई लव हर मोर, मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूं, इतना ही से नहीं करता, मतलब इतना ही नहीं करता इससे प्यार, ये मतलब है। तो ऐसे शी कैन नॉट हेल्प यू मोर देन आई, जितनी मैं मदद कर सकता हूं उतनी मदद नहीं कर सकता वो तेरी, ये कह रहा है। शी कैन नॉट हेल्प यू मोर देन आई। अगर तुम यहां पे कर दोगे मी, तो सेंटेंस की कहानी बदल जाएगी, मतलब आ जाएगा कि शी कैन नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मोर देन मी, तो शी कैन नॉट हेल्प यू, वो मदद तो करेगी लेकिन इतनी नहीं करेगी जितनी मैं करूंगा, मुझसे कम करेगी, ऐसा कुछ मतलब है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, नहीं समझे तो दोबारा देखो, सबको समझ में आ गया है? तुम दोबारा देखो। शी शुड अवेल, हाँ यू शुड अवेल, तो अवेल के साथ तो आपको पता ही होगा योर सेल्फ आएगा, क्वेश्चन खत्म। तो आंसर हो गया सी।
अच्छा भाई, एक चीज और जान लो, चलो इसको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना, शी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो शी कैन नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो ये कर रही है, और ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मदद करने वाली यहाँ पे सिर्फ शी ही है। शी कैन नॉट हेल्प यू मोर देन आई। अब जब तुमने आई का कहा तो इसका मतलब है मोर देन आई कैन, जितनी आई कर सकता है उतनी मदद नहीं कर सकती वो, ये कहने का मतलब है। अब अगर मैं कह दूं शी कैन नॉट हेल्प यू मोर देन मी, तो उसका मतलब हो जाएगा कि शी कैन नॉट हेल्प यू, अब यहां पे मदद करने वाली सिर्फ शी है, मी होगा तो शी कैन नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मोर देन मी, जितनी मेरी कर सकती है, मतलब है ना, मोर देन मी, जितनी मेरी कर सकती है। तो ये जो शी है ना, ये इसकी भी मदद कर रही है, ये शे इसकी भी मदद कर रही है, लेकिन मी की ज्यादा कर रही है। यहां पे आई करने लगेगा मदद। अब आ गई बात समझ में, अब बढ़े आगे। नहीं भाई साहब, डाउट देख के मैं खुद को टॉर्चर नहीं करूंगा। जब भी डाउट लिखता हूँ ना, मेरा मूड खराब हो जाता है। डाउट थोड़ी होते हैं वो, मजे मजे ले रहे हो तो तुम मेरे से डाउट के नाम पे। He has qualified himself for the national level competition with his exceptional skills। तो भाई सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है, इस हिमसेल्फ की जरूरत ही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी चिपका देंगे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, जैसे कीप, जैसे क्वालिफाई, जैसे टर्न, मूव, कीप, क्वालिफाई, टर्न, मूव। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं, जैसे ही hid himself behind the tree। भाई नहीं हो सकता ये, उसने खुद को छुपा लिया, क्या बात हुई, वो छुप गया, बस इतना तक बोलेंगे। वो खुद को छुपा लिया डज नॉट मेक सेंस, हम हिंदी में भी ऐसे नहीं बोलते। ऐसे ही she bathed herself today। इसका मतलब क्या हुआ, उसने आज खुद को नहलाया। क्या मतलब है, क्या बाकी दिन किसी और को नहलाती है, कोई मतलब ही नहीं है। तो शी बेथ टुडे, दैट इज हर सेल्फ का मतलब ही नहीं है। ऐसे यहाँ पे उसने क्वालिफाई कर लिया खुद को, खुद को क्या क्वालिफाई कर लिया, दूसरों को भी क्वालिफाई करा सकता है क्या कोई, तो आंसर इज बी। बस ऐसे करना है इसे। तो भाई देखो, विल्स थी, तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है तो सिर्फ आई ही हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता था इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। एक और मजेदार बात मैं आपको बता देता हूं, जो मिस हो गई। देखो, ये जितने आर सेल्फ और आर सेल्फ है ना, ये वाला होता ही नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश में नहीं होता। ये हम मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में अक्सर देख लेते हैं। तो वो
अमेरिकन इंग्लिश में यूज होते हैं, तो आपका कंप्यूटर में भी दिखा देगा कि होता है, लेकिन आप इसमें एकेडमिक में यूज नहीं करते। ठीक है, ये आर सेल्फ कुछ नहीं होता, यही वाला आपको यूज करना है। ये योर सेल्फ, ये सिर्फ वन पर्सन के लिए। जैसे सिर्फ मैं किसी एक ही बच्चे से बात करूं ना, और मैं कहूं डू योर वर्क योर सेल्फ, अगर मान लो मैं 2 3 4 या उससे ज्यादा बच्चे हैं, पूरी क्लास के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा ऑल ऑफ यू डू योर वर्क योर सेल्फ। तो ये मोर देन टू के लिए। देम सेल्फ होता ही नहीं है, इसका भी यही वाला केस है आर सेल्फ वाला। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं होता, बट हम इसे यूज कर लेते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, जो स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको अवॉइड करिए यूज करना। ठीक है, सिंपल। बाकी देमसेल्व्स तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो पूछिए और फटाफट आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, एनडी आ गया, आगे बढ़ते हैं। खुद बनाओ ना यार, इटसेल्फ से भी सेंटेंस में दूंगा। इतने नन्हे बच्चे क्यों है यार, अपने हिस्से की मेहनत करा करो, सेंटेंस खुद बनाया करो। विल डू इट आवर सेल्फ नहीं कहेंगे, वी आवर सेल्फ विल डू इट बोलेंगे। और भाई यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप इसे यहाँ पे तो लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ लाइक हिम, मैं खुद पसंद करता हूँ इसे, फॉर हिज ह्यूमिलिटी एंड इंटेलिजेंस। दुनिया तो पसंद करती है, मैं खुद पसंद करता हूँ इसे, मुझे खुद वो बहुत अच्छा लगता है, ये कह रहा हूँ। तो क्या गलती है, यही तो बताया था कि इसकी बेस्ट पोजीशन यहीं पे होती है, बेस्ट पोजीशन पे ही लगा हुआ है, कोई गलती नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमिलिटी का मतलब है तमीज, बात करना, मॉडेस्टी। ह्यूमिलिटी इज मॉडेस्टी। शौर्य जाके पहली क्लास देखो पहले। दे एंजॉयड देमसेल्व्स द ब्रेथ टेकिंग पिक्चर ऑफ द सनसेट। तो अभी यहां पे देम सेल्फ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना। दे एंजॉयड द ब्रेथ टेकिंग पिक्चर, बस। तो आंसर होगा ए। देखो भाई, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए हो यार, इतने भोले कैसे हो यार। क्या फौजी बनोगे भाई तुम, तुम्हारे पास कॉमन सेंस एकदम डूबा हुआ है। यहां से स्टार्ट किया, पहला ये भी गलत हुआ, पहला ये भी गलत हुआ। मैं पढ़ाता ही ऐसे हूं कि तुम्हारे गलत होंगे। अगर तुम्हारे गलत नहीं होंगे, वो जो तुम्हें ऑलरेडी आता होगा, मेरी क्लास में थोड़ी क्वेश्चन सही कर दोगे यार तुम। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। भाई ये मेरा अंदाज है पढ़ाने का, पहले तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके थ्रू तुम्हें सिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है। मेरा तरीका यही है, मैंने ऐसे ही पढ़ाया है। पता नहीं यार कौन सी कंपनी के गधे हो। देख रहे हो, पहले क्वेश्चन से गलत करा रहा है ये टीचर, फिर उसके बाद भी। ही रिजाइंड हिमसेल्फ।
ठीक है, उसने खुद रिजाइन कर दिया, क्योंकि ये नहीं पता ना किस चीज से रिजाइन किया, जॉब वॉब थोड़ी, यहाँ पे रिजाइन हिमसेल्फ, उसने खुद सोच लिया कि भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं उसमें अपने आप को फेलियर मानता हूँ और नए स्टार्ट करूंगा। डाउट ही चेक करते रहेंगे यार तो पढ़ाएंगे कब? तुम्हें डाउट आना ही नहीं चाहिए। अगर तुम देख रहे हो 95% बच्चे को समझ में आ रहा है और तुम्हें डाउट आ रहा है, तो तुम्हें उसे दोबारा देखना चाहिए। कॉमन सेंस अपना लगाओ भाई, ये सब एसएसबी में काम आएगा, नहीं तो पहले दिन बाहर हो जाओगे। पूरे के पूरे नंबर भी ले आए रिटर्न में तो भी पहले दिन बाहर हो जाओगे। कॉमन सेंस बढ़ा लो अपना। अपनी टीम पे, अपने माँ बाप पे, अपने बैच पे, अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहिए। जस्ट बी लाइट। अपने हिस्से की जो मेहनत करते हैं ना, ईमानदारी से दम लगाते हैं, वो कहीं बोझ नहीं बनते। और जो कहीं बोझ बनते हैं, बोझ कोई नहीं ढोना चाहता भाई, बोझ मत बनो। इट इज आई। अमन राजपूत पहली क्लास देखो जाके, पहली क्लास। हाँ, ये कौन है देखो, राजीव पता नहीं क्या जडेजा नाम है तुम्हारा, जाके पहली क्लास देखो, सबसे पहली क्लास। सबसे पहली क्लास देखनी है अभी तुम्हें, बहुत सारे बच्चों को, तुम सबका बैकलॉग है, तुम्हें कुछ नहीं आता। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, ये क्लास तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सबका बैकलॉग है ना। तुम लोग रीडिंग कर रहे हो, देखो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। प्रोनाउन शुरू हो गया, प्रोनाउन के बाद और बाकी सब चैप्टर्स आते रहेंगे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, तुम पीछे का भूलते रहोगे, तुम्हारा बैच बर्बाद हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इतना कॉमन है कि 70% से ज्यादा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनके लेक्चर छूट छूट गए, बैकलॉग हो गया, कुछ उन्होंने खुद छोड़ दिए। 70% से ज्यादा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। एक दो चैप्टर उन्हें समझ में नहीं आया, एक दो चैप्टर को उन्होंने क्वेश्चन नहीं लगाए, वो चैप्टर उनके कच्चे रह गए, आगे का सब बर्बाद हो गया। तो भाई ये अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो, मैं तुम्हें बता दिया, पहले भी बताया कई बार। ठीक है, अगर तुम अभी अगर ये नहीं समझ पा रहे हो, आई के साथ हैव आएगा, आई के साथ हैज आएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई भाई तुम्हारे लिए, तुम बहुत गलत जगह पे हो। तुम्हें बैच बिल्कुल शुरू से देखना चाहिए। अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हिम आएगा, हर आएगा, तो तुम्हें शुरू से बैच देखना चाहिए। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड बट डिनाइज रिवील्ड रिलीजन, एक ऐसा आदमी जो ये तो मानता है कि देखो भगवान हो सकता है, भगवान होता है, लेकिन धर्म ये सारे काल्पनिक है, मैन मेड है, मैं इस चीज में नहीं मानता हूं, तो ऐसा आदमी हो जाएगा डीस्ट। याद रखिए, डीस्ट। ठीक है, सी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये, बट की आ गई। थीस्ट होता है हु बिलीव्स इन गॉड, और इसका मतलब ये नहीं है ये रिलीजन को डिनाई करता है, ये भगवान में मानता है, ऐसा नहीं। रिलीजन को डिनाई करेगा, रिलीजन में भी मानेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में एक थीस्ट आदमी रिलीजन में मानेगा। अगर वो रिलीजन में नहीं मानेगा तो वो डीस्ट हो जाएगा। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक हु इज डाउटफुल या फिर स्केप्टिकल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो जो ये कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, भगवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या मेरे मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, ठीक है, कि मैं उसको समझ सकूं, वो भी एग्नोस्टिक होता है। एक ऐसा बंदा जो ये कहता है कि भाई हाँ होगा भगवान, क्या पता नहीं, नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उसको समझूं, आई डू नॉट, मतलब मैं आई टेक इट माई सेल्फ दिस वे। पैंथीस्ट कौन होता है? हु बिलीव्स इन पैंथिज्म, जो पैंथिज्म में विश्वास करता है। और पैंथिज्म का मतलब होता है बहुत सारे मल्टीपल गॉड गॉडेस में विश्वास रखना।
अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयज एंड डैमेजिंग पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके लिए वर्ड आता है वेंडल। आपने वर्ड सुना होगा न्यूज़ वगैरह अगर देखते हैं, वेंडलिज्म ना, बस जला देना, रेल की पटरियां उखाड़ देना, रोड तोड़ देना, ये सारा वेंडलिज्म में आता है, वेंडल होता है। सैबोटर का मतलब होता है, सैबोटेज से आया है, सैबोटेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही, विध्वंस। तो विध्वंस लाने वाला करने वाला वो भी होता है। पर यहां पे ये कह रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके लिए वेंडलिज्म आता है, स्पेसिफिक वर्ड। वेंडलिज्म के चार्जेस भी लगते हैं। रिबेल का मतलब होता है बागी, who go against an authority या फिर गवर्नमेंट, या कुछ भी, किसी भी गवर्नमेंट के, रिलीजन के, या फिर अथॉरिटी के खिलाफ जाना, रिबेल करना। और डिमोलिशर अगेन हु डिमोलिशेस, जो कुछ गिराता है, कुछ कोलैप्स करता है, गिराने वाला, तोड़ने वाला। ठीक है, पर पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक वर्ड वेंडल ही है, वेंडलिज्म। A disease that spreads rapidly and affects a large number of people। तो प्लेग का मतलब तो आप जानते हैं, है ना, कई बार हुआ है। एक ऐसी डिसीज है जिससे बहुत सारे लोग मरे हैं, अक्सर ये चूहों की वजह से हुई है ना। तो पास्ट में भी काफी इसके रिकॉर्ड्स हैं, दैट इज डिसीज प्लेग। एंडेमिक का मतलब होता है एन एरिया स्पेसिफिक डिसीज। मतलब एक बीमारी है जो कि स्पेसिफिक एरिया में फैली हुई है ना, तो हम उससे क्या बोलते हैं कि वो एंडेमिक आई हुई है, यहाँ पे सब तरफ फैली हुई है। एपिडेमिक का मतलब होता है a disease that has spread in many areas, बहुत सारे आसपास के एरियो में आ गई है ना, और ये एरिया से एरिया फैलती जा रही है। लेकिन पैंडेमिक, पैन का मतलब होता है एवरीवेयर, पैन जहां भी आता है इसका मतलब होता है एवरी या ऑल जैसा। तो जो बहुत तेजी से लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक जा रही है, इसलिए यहाँ पे बी आएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ए या बी थे, यहाँ पे बी ज्यादा बेटर है। सन इन लॉस, भाई इसके लॉस के साथ ये एस वैस नहीं लगता, ठीक है। सन इन लॉ, इसमें दो एरर है, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे हैज आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे हिज बिजनेस है। तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे हैज आना चाहिए और ये हटना चाहिए। फिलहाल आप ए एरर लगा दीजिए, इसे मैं टाइपो मान रहा हूँ। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल दी, माउस का प्लूरल लिखेंगे ना, ऑल बोल रहे हो तो माउस का प्लूरल हो जाएगा माइस। द टेलर हैज लॉस्ट हिज, आप अकेला सीजर नहीं लिखोगे, SCISSORS, सीजर्स लिखोगे, आंसर हो जाएगा बी। नॉलेज कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ही लव्स रीडिंग पोइट्री, कुछ होता नहीं है, पहले ही पढ़ा चुके हैं, पोइट्री होता है, आंसर हो जाएगा बी। ही हैज रेड पेज आफ्टर पेज, ये भी आपने पढ़ा था, दो नाउन सेम, बीच में प्रपोजिशन, दोनों सिंगुलर रहेंगे। पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, ये भी जान चुके हैं आप। द रिक्रूटिंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, आंसर इज बी। फिनोमिनॉन्स नहीं हो सकता ना, इसका प्लूरल बताया था, फिनोमिना।
द फार्मर बॉट 10 और शीप्स का भी होता है क्या? तो ये बस एस काट देंगे तो शीप 2 हो जाएगा। द पैसेंजर्स वर एंथ्रॉल्ड बाय सीनरीज, कुछ होता ही नहीं। नॉन काउंट नाउन होता है, एस और यस नहीं लगता। टेबल्स लेग, फिर एपोस्ट्रॉफी गलत जगह लगा दी। लेग्स ऑफ द टेबल। आई विल टेक एटलीस्ट 2, अब 2 के बाद एंड आ हाफ बोलते हैं ना, ये तो रीडिंग सही हो जाता। 2.5, 3.5, 1.5। आई स्टेड एट हेनरी का या की, तो एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे, हेनरी का घर। पोजेशन बताना है भाई। ही नोज ऑल दी अल्फाबेट्स नहीं होता भाई, वो लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। जैसे मैं कहूं ही इज अ मैन ऑफ मल्टीपल अल्फाबेट्स, मतलब उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो लेटर्स होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। बी आउट ऑफ काउंट का मतलब हो गया कि सो गया भाई, ये कितनी गिनती गिन लो ये नहीं उठेगा। जैसे होता है ना, रेसलर होते हैं, फाइटर्स होते हैं, गिन रहे होते हैं 1 2 10 तक उठ ही जाता है। वो कह रहे स्लीपिंग डीपली, बी आउट फॉर द काउंट। फील द पिंच का मतलब होता है कि भाई आजकल जरा दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सी इज द करेक्ट आंसर। डबल टॉक का मतलब होता है ऐसी बातें करना जो सामने से आप कंफ्यूज कर रहे हो, है ना, और सच नहीं बताना चाह रहे, बातें घुमा रहे हो। ठीक है, डबल टॉक, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो। एवरीवन एंड हिज ब्रदर का मतलब है हर एक, हर आदमी, हर कोई आया था। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एवरीवन एंड हिज ब्रदर वांट्स फेम एंड मनी, मतलब सबको क्या चाहिए, वांट फेम एंड मनी। ट्रेंडिंग ऑन एगशेल, अगले एग के छिलके पे, अंडे के छिलके पे ट्रेंडिंग, क्या कर रहे हो तुम? ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब दौड़ रहे हो, चल रहे हो, तो क्या है, बड़ी खतरनाक चीज है। टू बी केयरफुल स्पीच एंड एक्शंस, बहुत ध्यान से चलना, कहीं अंडे का छिलका टूट ना जाए। तो समरी क्या थी, आज आपने पढ़ा मेरे साथ प्रोनाउन पार्ट 1। अब इसमें काफी कुछ बचा है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, पर तब तक आप रीडिंग जरूर करिए, शेड्यूल बनाइए अपना, फॉलो कर दिए उसे, और डीपीपीस लगाते रहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीपीपीस लगाते रहिए। ठीक है, चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एक बार हम आज के विनर्स देख लेते हैं। तो ऋषभ ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, और देखो सारे वो भी नहीं सही कर पाया, बहुत कम बच्चे होते हैं, कभी कभी सारे सही होते हैं, तो क्योंकि मैं सिखाता ही ऐसे हूं, गलत करा करा। तो यागी का, लो भाई सभी के 13 है। जितने टॉप 10 में बच्चे हैं, यागिका, युवराज, आदर्श, अर्चना, मार्कोस, पंडित, देश, देवेंद्र, अनुपम, सबके बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो भैया ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और जैसे आपको ठीक लगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? खत्म करें? चलो, थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।